हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्लास 7 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या यूपीएमपी बिहार बोर्ड हो, सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड स्टूडेंट्स, आपको इन कोर्सेज के लिए कुछ भी पे नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन लिंक्स पर क्लिक करते ही आपको ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इजीली मिल जाएगी। इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि हमारी ग्रामर सीरीज़ का जो पार्ट ऑफ स्पीच है, वो पार्ट ऑफ स्पीच का आज हम नाउन का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। और इस पार्ट में हम देखेंगे नाउन के कुछ रूल्स और इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइजेस। तो चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी से हम इस पार्ट को स्टार्ट कर देते हैं। कुछ छोटी मोटी चीज़ें पहले जान लेते हैं। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसी से ही बनता है ना सेंटेंस। अब यहाँ पर हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कई बार सेंटेंसेस में नहीं भी होता, राइट? कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता, लेकिन सेंटेंस बनना संभव है ऑब्जेक्ट के बिना, राइट? बाकी सब्जेक्ट और वर्ब तो होता ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ना स्टूडेंट्स, ये जो सब्जेक्ट है यही नाउन होता है। यानी जो नाउन होता है बेसिकली वही सब्जेक्ट होता है उस सेंटेंस का। और नाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट, एक प्रोनाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट। अब प्रोनाउन क्या होता है? जो बेसिकली नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोनाउन क्या होता है वो बेसिकली हम प्रोनाउन की वीडियो में अच्छे से सीखेंगे, लेकिन अभी बस याद रखिए कि जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है एक सेंटेंस का, ठीक है। अब यहाँ सेंटेंस को भी समझिए। जब भी हम सेंटेंस की बात कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में फॉर एग्जाम्पल कोई पैराग्राफ है, ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ है। जब भी हम दिमाग में कोई भी सेंटेंस सोचेंगे ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट पता नहीं क्यों हम हमेशा सेंटेंस, जो पैराग्राफ का जो सबसे पहला सेंटेंस होता है ना, हम बस उसके बारे में ही सोचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। यानी एक सेंटेंस ख़त्म हुआ, फुल स्टॉप लगा, दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ, फुल स्टॉप लगा। तो ये जो दूसरा सेंटेंस है या तीसरा है या चौथा, पांचवा, कोई सी भी नंबर का भी सेंटेंस हुआ, हर सेंटेंस का अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपना खुद का एक वर्ब होता है ना। तो हमेशा ही बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा फर्स्ट सेंटेंस के बारे में ही मत सोचिए, राइट? पहली चीज़ हो गई है। अब दूसरी, ये बात मैंने आपको इसलिए समझाई क्योंकि जो रूल्स और ये जो मैं आपको चीज़ें समझा रही हूँ, हो सकता है डायरेक्ट एप्लीकेशन ना हो उस चीज़ पर, लेकिन जब हम कोई चीज़ समझ रहे होते हैं तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं उसे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उस एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से कर पाएँ और निभा पाएँ, राइट? अब यहाँ हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट देखा और ये जाना कि जो सब्जेक्ट होता है वो अमूमन या तो होता है नाउन या होता है प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट के साथ भी यही सिमिलर सा केस है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादातर केसेस के अंदर, सारे नहीं, ज़्यादातर केसेस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो नाउन प्रोनाउन निकल कर आता है, राइट स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर हमें क्या देखना है? क्यों नाउन जानना होता है हमको? क्योंकि हमारा जो वर्ब और सब्जेक्ट होता है, मैंने अभी क्या बताया कि बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बन जाता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों वो हिस्से हैं एक सेंटेंस के जिसके बिना सेंटेंस नहीं बन पाता है। अब यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो वर्ब पूरी तरीके से सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। कैसे? वर्ब अगर प्लूरल यूज़ करनी है या सिंगुलर यूज़ करनी है वो कैसे पता चलेगा? सब्जेक्ट को देखकर। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा दिस डैश अ फ्लावर, राइट? मतलब यह एक फूल है, तो सिंगुलर है। तो दिस से हमको समझ में आ रहा है, ये जो दिस है इससे हमें ही समझ में आ रहा है दिस हो गया, दैट हो गया या इट हो गया, ठीक है। या प्रॉपर नाउन से अगर हम बात करें, लेट्स से हम प्रॉपर नाउन से अगर बात करें तो प्रॉपर नाउन देखते हैं रोज, ठीक है। तो रोज हमारा सब्जेक्ट भी हो गया इस सेंटेंस का और क्या हो गया? प्रॉपर नाउन भी हो गया। मतलब हम यहाँ प्रॉपर कॉमन नहीं समझते, नाउन समझते हैं एक तरीके से सिर्फ कि ये नाउन है।
अब ये नाउन जो है वो यहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल है, बताइए। रोज समझ के हमें समझ में आ रहा है कि ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, इस टाइम पे स्टूडेंट्स, चूंकि मैं आपको सिंगुलर और प्लूरल का एक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, तो कभी भी ये मत सोचिए कि नाउन है तो कौन से टाइप का नाउन है, वर्ब है तो कौन से टाइप की वर्ब है, मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, उस पर अभी दिमाग मत लगाइए। सिर्फ बेसिक चीज़ समझिए, अभी एक कॉन्सेप्ट समझिए कि रोज़ यानी ये जो सब्जेक्ट है, ये जो नाउन है वो सिंगुलर है, तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। अगर रोज़ प्लूरल होता तो यहाँ पर भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होता, प्लूरल होते, दैट रोजेज आर फ्लावर। तो यानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें ये नाउन को सीखना, क्योंकि अगर नाउन नहीं मालूम है तो हम उसकी वर्ब भी यूज़ नहीं कर सकते, फिर वर्ब भी यूज़ नहीं कर सकते हैं तो फिर सेंटेंस बनेगा कैसे, तो फिर इंग्लिश भी कैसे आएगी, भाषा कैसे आएगी। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि सिंगुलर यूज़ हो रहा है या प्लूरल तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी, अगर मतलब जो सिंगुलर है तो सिंगुलर है, और अगर वर्ब नाउन अगर प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल है। क्लियर है। अब यहाँ पर भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम ये तो मालूम ही है कि अगर नाउन अगर सिंगुलर होगा हमारा तो वर्ब सिंगुलर है, और अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल है, ये भी तो बेसिक सी बात है। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि हमारा ये जो नाउन होता है ना वो काफ़ी परेशान करता है, क्योंकि कई बार दिखने में सिंगुलर लगता है लेकिन होता प्लूरल है, और कई बार दिखने में प्लूरल लगता है लेकिन होता सिंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको शब्द बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़, न्यूज़। अब यहाँ एक और शब्द लिखती हूँ, फ्लावर, अभी अभी लिखा। फ्लावर ये जो नाम है अपने आप में समझ में आ रहा है क्या है, फूल होता है ना, फ्लावर क्या होता है, फूल, कोई सा भी फूल हो सकता है, तो कॉमन नाउन है बेसिकली। इसको पढ़कर समझ में आ रहा है कि फ्लावर की बात हो रही है और एक ही फ्लावर की बात हो रही है। तो एक ही फ्लावर की बात हो रही है तो इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो भी सिंगुलर ही इस्तेमाल होगा। तो हम एक बार इसके साथ इज लगा देते हैं, सिर्फ रेफरेंस के तौर पे, आपको समझाने के तौर पे, ठीक है, फ्लावर इज। लेकिन जो न्यूज़ है उसके साथ एस जुड़ा हुआ है। अब यहाँ हम अगर फ्लावर के साथ भी एस अगर जोड़ दें तो क्या यहाँ पर इसका इज ही रहेगा क्या, जी नहीं, तब यहाँ बेटा क्या आएगा, आर आ जाएगा, क्योंकि ये नाउन जब प्लूरल हो गया तो हमारा वर्ब भी तो प्लूरल होना चाहिए। सेम कंडीशन हमारी न्यूज़ के ऊपर भी अप्लाई होगी, सेम कंडीशन अप्लाई होगी, है ना, अलग कंडीशन अलग रूल नहीं लगेगा, सेम रूल लगेगा। मुद्दा क्या अलग हो जाएगा, आइडेंटिफाई करने का, न्यूज़ को पहचानने का कि न्यूज़ सिंगुलर है या प्लूरल, बताइए। चूंकि एस लगा है तो हो सकता है हमें लगे कि अरे एस लगा हुआ है तो प्लूरल है, बट नहीं, न्यूज़ अपने आप में पूरा एक शब्द है। क्या हम न्यूज़ का सिंगुलर न्यू करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ये तो एक अलग शब्द ही बन गया। न्यू का मतलब होता है नया, ये तो अलग शब्द ही बन गया। न्यूज़ अपने आप में पूरा कंप्लीट एक शब्द है, ना ही सिंगुलर है ना ही प्लूरल है, इसको सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किया जाता है, इसलिए न्यूज़ इज, ठीक है। मतलब सिंगुलर नहीं है, प्लूरल नहीं है, मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि विभाजित नहीं है, ये विभाजित नहीं हो सकता। फ्लावर विभाजित हो सकता है, किसमें, सिंगुलर और प्लूरल में, कि सिंगुलर फ्लावर है और प्लूरल फ्लावर्स है, लेकिन न्यूज़ का इस तरीके से विभाजन नहीं है कि न्यूज़ का सिंगुलर ये शब्द होगा और प्लूरल ये शब्द होगा, नहीं, न्यूज़ अपने आप में एक ही शब्द है, इसको सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किया जाता है, इसलिए इसके साथ इज ही लगेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वो एग्जाम्पल है कैटल। अब कैटल के साथ तो हमने एस तो नहीं लगाया है, कैटल तो हमने, क्या होता है कैटल, बेसिकली मवेशी कह सकते हैं, राइट। तो मवेशी क्या होता है स्टूडेंट्स,
जितने भी गाय भैंस जो ये होते हैं उन्हें कैटल कहा जाता है और ये उनके झुंड को दर्शाता है। कैटल जो है उन गाय भैंस के झुंड को दर्शाता है, राइट। इसका मतलब बहुत सारे जानवरों का या बहुत सारी गायों का एक झुंड मान लेते हैं एक बार, कि बहुत सारे गाय हैं उनका झुंड है। तो गाय कितनी हो गई, वो तो प्लूरल है। अगर गाय ये सब प्लूरल है तो हमने सिर्फ कैटल क्यों लिखा, हमने कैटल्स क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, राइट? क्योंकि कैटल अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो नंबर ऑफ काउस को दर्शा रहा है या नंबर ऑफ बुल्स को दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि कैटल क्या दिखा रहा है, प्लूरैलिटी दिखा रहा है, ये हमें मालूम है। लेकिन कैटल दिखने में कैसा लगता है, सिंगुलर, लेकिन इसके साथ कभी भी क्या सिंगुलर वर्ब आती है, जी नहीं, बल्कि प्लूरल फॉर्म आता है। फॉर एग्जाम्पल कैटल, इसके साथ और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पीपल, तो पीपल इज नहीं होता, आर ही होता है, ठीक है। अब इसके साथ हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे गॉगल्स। तो गॉगल्स जो होते हैं, अगर मैं यहाँ पर आप गॉगल्स बनाऊं तो ये देखिए, ये क्या बैटमैन जैसा लग रहा है, नहीं, हम थोड़ा ठीक सा बना देते हैं। आई नो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, बट ये चलेगा क्या, शायद चल जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर, ये पूरा ये जो आइटम है वो आइटम एक है, लेकिन इसमें फिर भी एक जोड़ी है। किस चीज़ की जोड़ी है स्टूडेंट्स, वो जोड़ी है इन शीशों की या कांच जो लगे रहते हैं। अब ये चाहे पावर वाले जो चश्मे होते हैं पावर वाले हों या धूप से बचाने वाले हों, कुछ भी हो, इनका डिज़ाइन वैसे अलग अलग होता है, लेकिन वैसे जो पैटर्न एक होता है वो तो एक ही है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि बस इतना एक से आप देखते हो, ऐसा तो नहीं है, दोनों चाहिए होते हैं ना। तो इसीलिए ये एक जोड़ी हो गई दो कांच की या लेंसेज कह लीजिए। तो इसमें क्या, इसको कभी भी इसलिए क्या नहीं कहेंगे, स्पेक्टेकल नहीं, स्पेक्टेकल्स कहा जाता है। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एस ऐड होता है, चाहे स्पेक्टेकल्स कहो, चाहे लेंसेज कहो, या कहना चाहिए बेसिकली गॉगल्स कहो, शेड्स कहो, तो वो एस ही उसके अंदर ऐड होगा, राइट? क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? इसी तरीके से जैसे कुछ वर्ड, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे हमने अभी न्यूज़ का एग्जाम्पल देखा था। तो न्यूज़, इसका क्या अर्थ होता है, न्यूज़ का अर्थ होता है समाचार, राइट? समाचार होता है, लेकिन वहीं पर जैसे ही न्यूज़ से हमने एस हटा दिया तो नया शब्द बन गया, क्या, न्यू। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या एक समाचार, जी नहीं, अभी अभी हमने सीखा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन न्यू का मतलब क्या होता है, नया, दिस इज न्यू, कि ये तो नया है। तो यानी ये नया, यानी जैसे ही कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि हमने एक एस बस एक हटा दिया तो दो अलग अलग शब्द बन गए। तो हर बार ये जो हमारा एस है ना, इसको सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से ही हमेशा इसको ट्रीट मत कीजिए। इसके उपयोग बहुत सारे हैं और उनको हमें सीखना है। जब हमें इस उपयोग का समझ में आ जाएगा तब हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो नाउन है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। जैसे ही ये पता चलेगा कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि वर्ब जो हमें इस्तेमाल करना है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यानी सब्जेक्ट हमें सही से अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सब्जेक्ट पता तो है ही, लेकिन ये पता कर लिया कि सिंगुलर है या प्लूरल, तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो हम सही से इस्तेमाल करेंगे। और सही से इस्तेमाल कर लिया इसका मतलब है कि हमारा जो ग्रामेटिकल है, सेंटेंस ग्रामेटिकली सही बनेगा। यही तो प्रॉब्लम होता है ना कि दिस के साथ हम आर लगा देते हैं। कब लगा देते हैं, जब मालूम नहीं होता है कि दिस सिंगुलर है या प्लूरल है, तभी लगाते हैं। इसीलिए हमें जैसे ही पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, वर्ब का भी पता चल जाएगा कि भाई यहाँ आर नहीं, इज आना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम इन रूल्स को पॉइंट वाइज अच्छे से समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि कौन कौन से कैसे कैसे रूल्स हैं, उसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और किस तरीके से उनका यूसेज होता है, राइट? चलिए, पहला रूल जो है वो है सम नाउन्स आर सिंगुलर इन देयर मीनिंग बट आर यूज्ड एज
प्लूरल नाउन्स एंड ऑल्सो टेक प्लूरल वर्ब्स ऑलवेज। इसका क्या मतलब हुआ, जो मैंने अभी आपको कैटल का एग्जाम्पल दिया था, पीपल का एग्जाम्पल भी मैंने बोला था, तो क्या अर्थ है इसका कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं दिखने में ही वो सिंगुलर लगते हैं, ठीक है, दिखने में सम नाउन्स आर सिंगुलर इन देयर मीनिंग बट आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन, दिखने में मतलब उनका जो अर्थ जो आता है वो सिंगुलर लगता है। जैसे पीपल है, पीपल क्या होते हैं, लोग, तो एक जने को तो हम कभी लोग नहीं कहेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल हमने इतने सारे लोग जो है बना दिए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हमने यहाँ पर बना दिए हैं। अब ये जितने सारे भी लोग हैं इन सबके जमावड़े को भी हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, तो इस पूरे के पूरे झुंड को, इस पूरे के पूरे झुंड को बेटा पीपल कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, पीपल कहा जा रहा है। तो यानी ये जो दर्शा रहा है ये किसे दर्शा रहा है, वन ग्रुप। क्या दर्शा रहा है, वन ग्रुप। तो वन ग्रुप हो गया तो वन क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, यस। तो यानी पीपल जो है वो एक सिंगुलर अर्थ ही निकल कर आता है, देखिए सिंगुलर ही निकल कर आता है, हाँ कि ना। लेकिन ये जो ग्रुप है, अरे ये जो ग्रुप है, लेकिन ये कितने सारे लोगों का है, ये लोग तो प्लूरल है, ये जो लोग हैं ये तो प्लूरल है ना, ये तो सब प्लूरल है। और नाउन है, जी हाँ बिल्कुल नाउन है, और इसीलिए इनके साथ जो है वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा। इसीलिए कभी भी पीपल इज नहीं होता, आर होता है। कैटल इज नहीं होता, आर होता है। आया समझ में। पुलिस के साथ भी ये कि पुलिस क्या होते हैं, पुलिस वाले, ठीक है, तो पुलिस वाले है, पुलिस वाला, तो पुलिस वाला कभी भी पुलिस नहीं है कि भाई पुलिस आ गई। तो पुलिस आ गई तो एक जना आता है तो हम नहीं बोलते हैं कि पुलिस आ गई, ठीक है, या तो हम बोलेंगे इंस्पेक्टर आ गए, या अगर जो भी व्यक्ति आया है उस हिसाब से हम बोलेंगे, ठीक है। लेकिन पुलिस मतलब उस पूरे जितने भी पुलिस वाले हैं उसको संबोधित करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, तो है ना, तो उसे दर्शाया जा रहा है। आई ये बात समझ में स्टूडेंट्स, होपफुली ये वाला जो रूल है आपको अच्छे से क्लियर है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रूल जो हमारा आता है वो है सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। यानी कुछ इस तरीके के नाउन्स होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही मौजूद रहते हैं, हमेशा दिखने में भी प्लूरल है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था गॉगल्स का। अब आप सोचेंगे मैम गॉगल्स का एग्जाम्पल दिया था और जो न्यूज़ का एग्जाम्पल दिया था वो तो सेम ही है। नहीं, सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, देखिए जो गॉगल्स वाला एग्जाम्पल दिया था उसमें एक पेयर है बेटा, ठीक है, पेयर ऑफ ग्लासेस कह देते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ ग्लासेस। आइटम एक है लेकिन पेयर ऑफ ग्लासेस जो कांच है, मतलब ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ अपन एक ही आंख से देखते हैं, दोनों आंखों से ही देखते हैं, तो दो कांच है तो दोनों कांचों की ज़रूरत होगी ना चश्मे में। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक ही चश्मे में एक ही कांच है बस, ऐसा नहीं होता, तो पेयर हो गया। उसी तरीके से यहाँ देखिए सिजर्स है। सिजर्स क्या होती है, कैंची। कैंची में ब्लेड कितनी होती है, 2 ब्लेड्स होती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कैंची की एक ड्राइंग बना दूँ आपको, ये देखिए ये कैंची बनाई है मैंने, मुझे नहीं पता ये दिखने में कैसा लग रहा है, मुझे तो क्रैब जैसा केकड़ा होता है ना वैसा लग रहा है, लेकिन नो इट्स नॉट अ केकड़ा, इट इज़ अ, हम मान के चलेंगे कि ये एक कैंची है। तो ये जो ब्लेड्स है ना, ये जो 2 ब्लेड्स हैं, ये 2 ब्लेड्स जो हैं इसीलिए इसको सिजर्स कहा जाता है। इसीलिए ये जो एस है इसको सिजर्स कहा जाता है कि 2 ब्लेड्स की जोड़ी है, ये उसे ज्वाइन किया है। थैंक्स, पैंट्स, प्रेमाइसेस, ट्राउजर्स, ये सारे इसी में। पैंट भी जो होती है तो पैंट कुछ होता ही नहीं है वैसे देखा जाए तो, एक ही पैर में थोड़ी पहनते हो, दोनों पैरों में पहनते हो, तो अगेन एक पैर है ना। तो यानी पैंट्स कहा जाएगा, पैंट नहीं होता। ट्राउजर्स कहा जाता है, ट्राउजर नहीं होता, ठीक है, मतलब जोड़ी है ना। जोड़ी है तो मतलब प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं हमेशा। पैंट मतलब सिंगुलर फॉर्म में ये होगा ही नहीं। अगर आप कहीं पर भी पैंट लिखे हुए देख रहे हो या बोलते हुए देख रहे हो, पूरी तरीके से वो गलत है। ये चीज़ समझ में आ गई, सिंगुलर फॉर्म है ही नहीं,
बचा क्या? प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म में ही हमेशा इसको लिखा जाता है और इसके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म का प्लूरल वर्ब ही इस्तेमाल होगा, यानी सिजर्स के साथ कभी इज नहीं आता है, सिजर्स के साथ आर ही आएगा। वेयर आर माई पेंट्स, वेयर इज माई पेंट्स नहीं होता, वेयर आर माई शेड्स या गॉगल्स, जो स्पेक्टेकल्स होते हैं बेटा, उस ग्लासेस भी कहते हैं, स्पेक्टेकल्स कहते हैं, तो उसके साथ आर होता है। हमेशा प्लूरल फॉर्म ही आएगा वर्ब का, प्लूरल वर्ब ही आएगा। वहीं अगर हम बात करें न्यूज़ वाली, जो हमने एक और एग्जाम्पल दिया था न्यूज़, इसके जैसे और भी बहुत एग्जाम्पल है जिस पर भी हम आएंगे। अभी एक बार न्यूज़ देखें तो यहाँ न्यूज़ है तो उसके साथ रूल क्या अप्लाई होता है? देयर आर सम नाउन्स दैट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, देयर आर सम नाउन्स दैट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब सच एज दिस, लेकिन दिखने में प्लूरल होते हैं। अब स्पेक्टेकल्स दिखने में भी प्लूरल है और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगा, लेकिन न्यूज़ जो है वो सिर्फ दिखने में ही प्लूरल है, इसके साथ वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर ही आएगा। राइट स्टूडेंट्स, इसके साथ वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर ही आएगा, चाहे न्यूज़ हो, एथिक्स हो, एडवाइस, स्टेशनरी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। अब यहाँ मैं आपको मान लीजिए एग्जाम्पल देकर चलती हूँ कि वैसे तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन मान लीजिए कि मैथमेटिक्स एक पेन का नाम है। मान लीजिए ये जो चीज़ है जो मैंने हाथ में पकड़ी हुई है अभी, ये कोई पेन नहीं है, ये एक इसका नाम है मैथमेटिक्स, है ना। और इस पेन को मैं कहीं रख कर भूल गई हूँ, पेन नहीं बोलते, मैथमेटिक्स नाम रखा ना, इस मैथमेटिक्स को रख कर मैं कहीं भूल गई हूँ, तो मैं अगर इंग्लिश में बोलना चाह रही हूँ कि मेरी मैथमेटिक्स कहाँ है, तो मैं इंग्लिश में इसको कैसे बोलूँगी? वेयर आर माई मैथमेटिक्स बोलूँगी या वेयर इज माई मैथमेटिक्स? कितनी मैथमेटिक्स है? ये एक ही है, दिस इज वन मैथमेटिक्स ओनली, इसका बस नाम है मैथमेटिक्स। तो यानी जब नाम लिखा जा रहा है तो ये एज जो है ये सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से नहीं है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स या इकोनॉमिक्स या एथिक्स, ये सब अपने आप में पूरे नाम हैं, जैसा कि मैंने आपको न्यूज़ के केस में पहले बताया था। और इसके साथ यूज़ होने वाले वर्ब कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। मैथमेटिक्स इज़ अ गुड या इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स कहते हैं ना हम, ये तो ये इसके साथ सिंगुलर इस्तेमाल होगा। अब ये दोनों के अंदर क्या आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आया स्टूडेंट्स? क्लियर है रूल? मुश्किल है क्या? नहीं, बहुत इजी रूल्स हैं। अगर पहली बार इन रूल्स को समझ रहे हो, पहली बार ये सारी इन्फॉर्मेशन का आपको पता चल रहा है, तो हो सकता है कि शुरू में थोड़ा सा समझने में या अडेप्ट करने में हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो, बट डोंट वरी अबाउट दैट। आप जब इनको एग्जाम्पल्स के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, जब बने हुए सेंटेंसेस में से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, सबसे अच्छी ट्रिक तो वही होती है कि जो ऑलरेडी सेंटेंसेस बने हुए हैं ना बेटा, उसमें से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। अच्छा ये वाला नाउन है, अच्छा ये वाला प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है। पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हमेशा अपने आप से वो सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कॉन्क्रीट, इन नाउन्स को रूल्स के साथ इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसी तरीके की एक पीडीएफ मैंने जो है आपको एक एक्सरसाइज की पीडीएफ इस वीडियो के साथ आपको दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। उसको एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसी एक्सरसाइज को हम हमारे लाइव सेशन में लेकर आएंगे। और लाइव सेशन किस दिन होने वाला है, किस समय होने वाला है, ये भी मैं आपको जल्द ही बता दूंगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए अब बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। Some nouns indicate the number, measure, money, length, weight, etc. They remain unchanged when any definite numeral precedes these nouns. अब यहाँ क्या हो रहा है बेटा? यहाँ बेसिकली बात हो रही है कि हम किसी भी एक शब्द में शॉर्ट में समझते हैं कि यूनिट के हिसाब से इसमें समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी बॉट 2 डजन एग्स फ्रॉम द शॉप, मतलब उसने 2 दर्जन अंडे खरीदे दुकान से। ठीक है, यहाँ पे ये जो डजन आया है ना, डजन कभी भी डजन्स नहीं होगा, यानी डजन जो है हमेशा डजन ही रहेगा, नेवर डजन्स। वाई सो? ऐसा क्यों? मैम 2 दर्जन है, तो अगर 1 दर्जन भी हम लिखें तो एक तरीके से डजन एक कलेक्टिव नाउन हो गया। तो हमने जैसे कैटल पर सीखा था ना कि एस नहीं लगता,
तो डजन भी वैसे ही हो जाएगा कि एस नहीं लगता, लेकिन 2 डजन अगर हैं तब तो मैम डजन्स लगना ही चाहिए, तब क्यों नहीं लगा डजन्स? यही तो ये रूल है कि ऐसे में यूनिट वगैरह जब ऐसे हो तो वो नहीं लगता है कभी भी उसमें एस, वो मतलब उसमें कभी चेंज नहीं होता। एस के हिसाब से मत समझिए, उसमें कभी बदलाव नहीं होता। क्यों बदलाव नहीं होता? क्योंकि ये जो पूरी यूनिट है ना, जब पूरी ये जो यूनिट है इसके बाद जब कोई नाउन आता है तो इस नंबर में कोई बदलाव नहीं होता। डजन है तो डजन का डजन ही रहेगा। एक और देखते हैं, यहाँ पर 5 ईयर डिग्री कोर्स, डिग्री भी क्या नाउन हो गई क्या? बिल्कुल हो गई, ये नाउन है। ये जो नाउन है और ये जो नाउन है ये अलग अलग है। नहीं, ये जो नाउन है और ये जो नंबर है ये बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है? तो ये नंबर दर्शाता है डिग्री को। इस डिग्री से जस्ट पहले जो नाउन, इस नाउन से जस्ट पहले जो नंबर आया है उसकी यूनिट में कोई फेरबदल नहीं होगा, यानी यहाँ पर ये 5 ईयर 5 ईयर्स नहीं होगा, ठीक है? देखिए फिर से एक बार समझिए, एक बार मैं और ये अच्छे से समझाती हूँ आपको। देखिए, व्हेन एनी डेफिनेट न्यूमरल प्रोसीड्स दे रिमेन अनचेंज्ड व्हेन एनी डेफिनेट न्यूमरल प्रोसीड्स द नाउन्स। यानी हमारे पास यहाँ पर एक नाउन है, ये इस नाउन के जस्ट पहले जो नंबर आया है वो कौन सा नंबर है? 2 डजन। इसलिए ये 2 डजन का ये डजन ही रहेगा, डजन्स नहीं होगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं होता, कभी भी डजन्स नहीं होगा, राइट? यहाँ पर ये डिग्री नाउन है बेटा, ठीक है? इस डिग्री के जस्ट पहले जो नंबर आया है वो कितना है? 5 ईयर। 5 ईयर एक अवधि बताता है ना, एक अवधि तो हो गई 5 साल। अब यहाँ अगर सिर्फ 1 ईयर डिग्री कोर्स है तब तो आपको कन्फ्यूजन होता ही नहीं कि एक ही है तो सिंगुलर हो गया, लेकिन एक से ज़्यादा होते ही तो प्लूरल हो जाता है ना। मान लो 2 है, 3 है, या जैसे यहाँ लिखा कि 5 है तो 5 तो ईयर्स हो जाते हैं ना, ठीक है? तो 5 ईयर्स डिग्री कोर्स क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 5 ईयर के बाद जस्ट बाद डिग्री आ गया, यानी एक नाउन आ गया है, और नाउन से जस्ट पहले अगर न्यूमरल या नंबर है उसमें फेरबदल नहीं होता, यानी ईयर का ईयर ही रहेगा, ईयर्स नहीं होगा। अब हम लास्ट एग्जाम्पल इसका देखते हैं। माई ऑफिस इज 5 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस। यहाँ पे किलोमीटर के जस्ट बाद क्या आ रहा है? फ्रॉम आ रहा है। फ्रॉम तो कोई नाउन नहीं होता, ठीक है? ये हाउस वगैरह ये प्लेस देखने की जरूरत नहीं, जस्ट बाद है कि जस्ट बाद अगर आ रहा है तो क्या यहाँ पर कुछ आ रहा है क्या? 5 किलोमीटर्स क्या आ रहा है? 5 किलोमीटर्स क्या? एक डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक डिग्री था, यहाँ एक एक्स था, वैसा क्या यहाँ पर कोई ऐसा नाउन है जो हमें बता रहा है कि 5 किलोमीटर्स ये है? ऐसा कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। जब ऐसा नहीं आ रहा होता, इस तरीके का नाउन इस नंबर के बाद नहीं है, तब ये नाउन पर सिंगुलर प्लूरल का रूल लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर किलोमीटर ना होके 5 किलोमीटर्स आएगा। ये समझ में आया स्टूडेंट्स? मेक श्योर ये आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि ये ऑल्दो बहुत ही इजी एक रूल है, लेकिन कई बार समझना इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, तो यहाँ पर ये रुपए से भी होगा 2 रुपीज़, जैसे अगर हम 2 रुपीज़ लिखते हैं तो 2 रुपीज़ हो गया, 5 रुपीज़ हो गया, 1 रुपी हो गया, ठीक है? लेकिन 1 रुपी डजन, तो 1 रुपी डजन या 2 रुपी डजन, तो यहाँ पर 2 रुपीज़ डजन नहीं होगा, 2 रुपी डजन, ठीक है? 2 रुपी एग, 2 रुपी 1 एग, इस तरीके से होता है ना, नॉट डजन। आई थिंक मुझे यहाँ पर लिखकर आपको एग्जाम्पल देना चाहिए, जैसे रुपीज़ 2 इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो इट्स 2, जब हम बोल रहे होते हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो इट्स 2 रुपी पर एग। तो एग इज अगेन व्हाट? एग इज अगेन व्हाट? अ नाउन। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? देयर विल बी नो चेंज इन द नंबर बेटा, ठीक है? चाहे आप देखिए यहाँ पर आपको सब यहाँ पर क्या दिया गया है? नंबर, मेजर, मनी, लेंथ और वेट। डिस्टेंस भी हो सकता है, एटसेट्रा, यानी इसमें डिस्टेंस भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है, ठीक है? तो नाउन अगर आ जाता है जस्ट बाद, तो उसके पहले वाले नंबर के अंदर चेंज नहीं होगा, दे रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है? व्हेन एनी डेफिनेट न्यूमरल प्रीसीड्स दिस नाउन,
कोई डेफिनेट न्यूमरल या नंबर जब होता है उस नाउन से पहले, ठीक है। सो देयर विल बी नो चेंज। क्लियर है? आगे बढ़े। लेकिन आगे जाने से पहले क्या एक एग्जाम्पल आपको और दे दिया जाए रुपी वाला। देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ दिस इज अ ओके, दिस इज अ 2 रुपी कॉइन, कॉइन लिख देते हैं, ठीक है, कॉइन। तो यहाँ पर कॉइन क्या एक नाउन है? बिल्कुल है। ये जो 2 रुपी है यानी 2 रुपए का सिक्का है, तो देखा जाए तो 2 रुपी क्या हुआ? 2 रुपी एक तरीके से जो सिक्का होता है दो, लेकिन सिक्का तो एक ही है ना बेसिकली। उसी तरीके से यहाँ डिग्री तो ये एक ही है ना। तो उस हिसाब से ये समझा जाना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये जो, फिर से हमें नाउन पर ही ध्यान देना है कि ऐसा जो नाउन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो नाउन अगर सिंगुलर है ना, तो उसके पहले का ये जो न्यूमरल ये जो आया है ना बेटा, वो क्या न्यूमरल या नंबर जो आया है ना बेटा, वो बेसिकली सिंगुलर के हिसाब से ही रहता है, उसमें चेंज नहीं होगा। सो इट विल बी 2 रुपी एंड नॉट 2 रुपीज़, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आया क्लियर? आई होप अब ये ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि देयर विल बी नो चेंज व्हेन इट कम्स टू नंबर, मेजर, मतलब इन दिस केस, और चाहे नंबर, मेजर, मनी, लेंथ, वेट, हाइट, डिस्टेंस, यू नो एटसेट्रा लिखा हुआ है। एटसेट्रा में डिस्टेंस भी हो सकता है, जैसे हमने किलोमीटर्स का एग्जांपल यहाँ देखा। इसके अलावा हाइट भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है, इजंट इट। तो ये यूनिट वाली या न्यूमरल्स में, मतलब नंबर वाले जो हैं, उसमें ये रूल अप्लाई होता है। देयर विल बी नो चेंज इफ यू नो जो नाउन होता है इंडिकेट्स एनी ऑफ these things, right? क्लियर है? नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ें। रूल नंबर 5 है कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। यानी जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं अच्छे से, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में यूज होते हैं। कैसे? द फैमिली इज ड्राइविंग अक्रॉस द कंट्री दिस समर। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ हमेशा ध्यान से समझना, इसको, ये वाला जो रूल है वो इतना कॉमनली इस तरीके के सेंटेंसेस इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो ये, लेकिन रूल वो तो अप्लाई होगा ही ना। तो यहाँ पर आपको देखिए, एक ही सेंटेंस को दो तरीके से लिखा हुआ है। किस तरीके से? द फैमिली इज ड्राइविंग अक्रॉस द कंट्री दिस समर, यानी जो परिवार है वो इन गर्मियों में कंट्री घूमने निकलेगा, पूरा पूरा कंट्री घूमेगा। तो द फैमिली इज मतलब एक परिवार की बात हो रही है, एक परिवार की बात हो रही है, तो फैमिली के साथ इज आ गया। फैमिली कलेक्टिव नाउन है, हाँ। परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका जो जमावड़ा होता है या ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं, परिवार। यहाँ सेकेंड सेंटेंस जो है, तो यानी फैमिली यहाँ पर क्या हुआ, एक किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है? सिंगुलर की तरह। लेकिन ये सेम शब्द जो है आर के साथ इस्तेमाल हो रहा है। तो क्यों हमने यहाँ पर फैमिलीज ना करके हमने फैमिली आर क्यों किया? वाई सो? देखते हैं। द फैमिली आर ईच डूइंग अ डिफरेंट चोर, मतलब हर कोई अलग काम कर रहा है। परिवार जो है अलग, परिवार में जो है सब अलग काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। सबको उनका उनका काम डिवाइड किया हुआ है। किसी को कोई काम दिया हुआ है, किसी को कोई काम दिया हुआ है, तो सब अपना काम ऐसे सब में बांटा गया है, राइट? अब यहाँ पर फैमिली आर क्यों आया, अभी समझाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी एक बार देख लें। द कपल ईट्स आउट वंस अ मंथ। अब कपल क्या है? जोड़ा, बेसिकली दो लोग हैं, उनका जो जोड़ा है, तो जोड़ा तो एक ही है ना, सिंगल। तो यानी नाउन एक है तो वर्ब भी सिंगुलर के हिसाब से ही आएगा। तो ईट के साथ एस लगा दिया तो ईट्स, तो वर्ब इसी तरीके से इस्तेमाल होता है, रिएक्ट करता है कि अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब के भी सिंगुलर होगा और उसके साथ हमेशा एस ऐड हो जाएगा। तो द कपल ईट्स आउट वंस अ मंथ। लेकिन जब हमने बोला द कपल आर टेकिंग सेपरेट कार्स टू वर्क टुडे, तो यहाँ इसका क्या मतलब है कि उस कपल अपना अपना कार लेकर और काम करने के लिए चले गए, ऐसा? तो आर क्यों, कपल्स क्यों नहीं लिखा वहाँ पे? कपल आर क्यों है? ये दोनों ही केसेस में, इसमें और इसमें, इन दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर बेसिकली एक नहीं ज़्यादा फैमिली को लेकर बात हो रही है। किस तरीके से बात हो रही है? हम अलग अलग परिवार के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, अलग अलग कपल्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी,
क्यों हमने वहाँ पर फिर भी कपल्स नहीं किया, फैमिलीज़ नहीं किया? इस तरीके के जब भी सेंटेंसेस आते हैं तो वो गलत नहीं है, उसमें आप अपने आप से ही दिमाग में 2 शब्द और जोड़ ले, मेंबर्स ऑफ। कभी भी मेंबर्स ऑफ ये लिखा नहीं जाता है, ये इसका अर्थ होता है, ठीक है। जैसे कैटल है तो कैटल का अपने आप में अर्थ है बहुत सारे मवेशी, उसमें गिनती नहीं होती कि 1 2 3 4 5 या सैकड़ों मवेशी, ये नहीं गिनती होती। कैटल का अपने आप में ही मतलब है कि मवेशियाँ हैं, बहुत सारे मवेशी हैं, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ ये इसका अर्थ हो जाता है। तो यहाँ अब ये फैमिली से पहले मेंबर्स ऑफ लगाइए ज़रा, तो क्या हो गया? द मेंबर्स ऑफ फैमिली आर ईच डूइंग अ डिफरेंट शोर। क्यों डिफरेंट शोर? किस तरीके, मतलब सब अपना अपना काम करें, मतलब अलग अलग परिवार के जो सदस्य हैं। तो इसके अंदर फैमिली भी अपने आप में प्लूरल हो गई, और हर फैमिली अलग अलग परिवार के जो अलग अलग सदस्य हैं उनको अलग अलग काम दिया गया है। तो इस तरीके से जब 2 चीजें एक साथ, क्या क्या प्लूरल हुआ? फैमिली भी प्लूरल हो गई और मेंबर, सदस्य भी प्लूरल हो गए। एक परिवार के बहुत सारे सदस्य और बहुत सारे परिवार के बहुत सारे सदस्य, उन सब के हिसाब से जब ये विभाजन किया गया काम, तो उसमें हमें इस तरीके से ये सेंटेंस लिखना होता है। सेम कपल पे है कि कपल पे यहाँ पर एक कपल नहीं है, सेकंड सेंटेंस की बात कर रही हूँ, एक कपल नहीं है, एक से ज्यादा कपल है। और उन जोड़े, जैसे अगर मान लो 2 जोड़े हो गए हैं तो टोटल कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए, ठीक है। कपल का सब फैमिली के मेंबर तो कितने हैं? 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, समझ नहीं आता, लेकिन कपल में तो समझ में आता है 2 लोग हैं। तो अपन 2 कपल्स के बारे में बात करते हैं, तो टोटल कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए। द कपल्स आर टेकिंग सेपरेट कार्स टू वर्क टूडे, यानी एक कपल ये कार लेकर चला गया है, ठीक है। यानी यहां पर हम 4 कार बनाएंगे बेसिकली। बेटा ये मैं कार बना रही हूं, ठीक है। अलग अलग मॉडल की कार होंगी तो सेम थोड़ी रहेगी, ये तो टेस्ला ज्यादा लग रही है ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों लोगों के बारे में बात हो रही है बेसिकली, कि इस तरीके से अपनी कार में अलग अलग कार जो है काम करने के लिए अपनी अपनी कार में बैठ के, अलग अलग सेपरेट कार्स, मतलब अलग अलग कार में लेकर बैठकर चले गए हैं अपना काम करने के लिए। आया समझ में स्टूडेंट्स? क्लियर है? हम जब एग्जाम्पल्स और देखेंगे लाइव सेशन में तो और अच्छे से आपको एप्लीकेशन ही समझ में आएगी, मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया। आगे वाले रूल पर चले। रूल नंबर 6 है, these are nouns that give different meanings when used as a singular and other meaning when used as a plural noun। ये हमने ऑलरेडी सीखा है जब न्यूज़ और न्यू का मैं आपको मीनिंग बता रही थी। ये वो नाउन्स होते हैं बेटा, या वो शब्द होते हैं कि अगर वो शब्द, अगर उसमें एस जुड़ जाए तो उसका अर्थ अलग हो जाता है, और एस हट जाए तो शब्द का मतलब अलग हो जाता है। जैसे गुड मीन्स वाइज, गुड, this is a good man, he is a good man, not this, he is a good man, she is a good girl, है ना। तो गुड का मतलब अच्छा, ठीक है, अच्छा व्यक्ति है, अच्छी लड़की है, अच्छा लड़का है, राइट। वहीं अगर गुड इस शब्द के साथ एस ऐड कर दिया तो क्या हो गया? गुड्स। गुड्स का अर्थ होता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है? एक तरीके से ज़मीन जो होती है, बेसिकली ज़मीन या जायदाद जो होती है, गुड्स या सामान जो बेसिकली होता है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज आपने सुना होगा, तो यानी गुड्स एंड सर्विसेज तो बेसिकली सामान के हिसाब से इसका इस्तेमाल होता है। न्यू और न्यूज़ भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा अथॉरिटी एक कमांड होती है। अथॉरिटीज़ का मतलब होता है जो इंसान है, जो पावर में होता है, यानी जिस इंसान के पास जो अधिकार में है, मतलब कोई पावरफुल व्यक्ति जो होता है जिसके पास जो अधिकार है, तो मतलब वो अथॉरिटीज़ है, राइट। फोर्स का मतलब होता है ताकत, दम, स्ट्रेंथ, दम लगाना। फोर्सेस का मतलब क्या हो गया? आर्मी फोर्सेस, ठीक है, आर्मी, ये हो गया। इसके अलावा न्यूज़ का एग्जाम्पल मैंने देख दिया। इसके अलावा अब देखिए कंटेंट का भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। कंटेंट अपने आप में क्या, कंटेंट का मतलब क्या होता है कि संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन की कंटेंट हूँ मैं, कंटेंटमेंट, ठीक है, कंटेंट। लेकिन यहीं पर ही कंटेंट्स अगर लिखा जाए तो ये क्या होता है? कंटेंट्स का मतलब क्या होता है?
आपने अपनी बुक में जैसे ही बुक कवर ओपन करते हैं तो कंटेंट्स लिखा रहता है ना, मतलब सारे चैप्टर्स कौन से नंबर पे कौन सा चैप्टर है, पहला चैप्टर कौन सा, दूसरा कौन सा, पहला चैप्टर किस पन्ने से किस पेज नंबर से स्टार्ट होगी, किस पेज नंबर तक है, ये सारी डिटेल्स लिखी रहती हैं। तो ये कंटेंट्स हो गए, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं स्टूडेंट्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। और हम अब देखते हैं रूल नंबर 7। Material nouns generally do not take any article a, an, the before them। यानी जो material nouns होते हैं ना, उनके पहले कोई article नहीं लगता। article कौन से शब्द होते हैं? 3 शब्द हैं, a, an और the, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी शब्द जो है मटीरियल नाउन्स के इस्तेमाल होने से पहले नहीं लगता। एग्जाम्पल देखते हैं। माई मदर लाइक्स अ गोल्ड एंड नॉट अ सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर मैंने बताया था धातु हो गई ना ये एक, ठीक है। तो ये जो धातु है गोल्ड और सिल्वर, वो मटीरियल नाउन्स हैं या पदार्थ वाले वो नाउन्स हैं, तो उनके पहले अ और अ यानी ये क्या है? आर्टिकल्स हैं, ये नहीं लगेंगे, ये गलत है। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा? माई मदर लाइक्स गोल्ड एंड नॉट सिल्वर, कि मेरी मम्मी को गोल्ड पसंद है, सोना चांदी इतनी पसंद नहीं आती, गोल्ड ज़्यादा अच्छा लगता है, राइट। नेक्स्ट है कुकिंग फूड ऑन अ कास्ट आयरन पैन इज़ हेल्दी। कास्ट आयरन पैन क्या होता है? पैन का मतलब होता है बेटा तवा, ठीक है। और कास्ट आयरन का मतलब क्या होता है? लोहे का तवा। तो लोहा ये भी क्या हो गया? एक मेटल हो गया ना। ये देखा था ना हमने मटेरियल में कि पदार्थ हो सकता है, धातु हो सकती है, ठीक है, सब्सटेंस इससे बना हुआ। तो यहाँ पर कास्ट आयरन भी क्या हो गया? एक मेटल हो गया, राइट। उसके पहले यहाँ पर हमने देखो अ लिखा हुआ है, तो इज इट रॉन्ग और करेक्ट? एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि हमें आर्टिकल का इस्तेमाल तो करना ही नहीं है मटेरियल नाउन से पहले। सो द करेक्ट विल बी कुकिंग फूड ऑन कास्ट आयरन पैन इज हेल्दी। क्लियर है? आसान है। आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8, जो कि है टू पर्सोनिफाई अ न्यूटर जेंडर नाउन वी यूज masculine gender to personify the strength or power and feminine gender to personify beauty and grace। अब यहाँ क्या है? न्यूटर जेंडर कौन से होते हैं बेटा? जिसका हमें ये नहीं पता है कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। मेल क्या होता है? पुरुष, यानी पुरुष, और फीमेल स्त्री, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये तो क्लियर है हमें। अब यहाँ पर हम जब बात करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर जैसे ये एग्जाम्पल है, द मून वॉज शाइनिंग। तो मून क्या है? हमारा चांद। तो हम क्या कहते हैं? चंदा मामा। कभी भी चंदा मामी नहीं कहते हैं, राइट। अगर चंदा किसी इंसान का ही नाम हो जाए तो, मतलब किसी लड़की का नाम हो जाए तो एक और बात है, लेकिन चंदा जो है, जो चांद होता है, हमारा मून है, वो तो न्यूटर है ना। न्यूटर यानी ना तो हमें पता है कि भाई वो लड़का या लड़की के हिसाब से उसको थोड़ी हम आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा हमें किस तरीके से बात करनी है उसके लिए? तो देखिए, द मून वॉज शाइनिंग ऑन द सी विद ऑल हिज माइट, यानी हम मून को एक मेल के हिसाब से मेल के हिसाब से इमेजिन करते हैं, इसीलिए चंदा मामा है, मामी नहीं है, ठीक है। यानी क्यों इस तरह से करते हैं? क्योंकि ये सिर्फ उन चीज़ों को या उनको लेकर होता है जिसका जेंडर हमें पता नहीं है, जिसका जेंडर ऐसा सच होता ही नहीं। ऐसा नहीं हमें नहीं पता, जेंडर होता ही नहीं। मून का कोई जेंडर थोड़ी है, ठीक है, नहीं है। उसी तरीके से अब देखिए, मस्क्यूलिन जेंडर मेल, फेमिनिन जेंडर फीमेल। तो मस्क्यूलिन जेंडर किसके लिए आएगा? कोई भी ऐसी चीज़ जो ताकत, शौर्य, ये सब दिखाती है, दमदारी दिखाती है, उसे मस्कुलिनिटी के हिसाब से उसके साथ मस्कुलिनिटी या मेल जोड़ दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर हिज आ गया, ना कि हर नहीं आया। लेकिन वहीं पर अगर कोई ऐसी चीज़ जो खूबसूरती, दया, ब्यूटी, ग्रेस ये दिखाए, तो उसके साथ हम फेमिनिन जेंडर यानी फीमेल का जेंडर जोड़ देते हैं, फीमेल जेंडर जोड़ देते हैं, यानी हर, शी, ये इस्तेमाल उसके साथ होते हैं। तो ये देखिए एग्जाम्पल हमारा, इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट मदर अर्थ। क्यों फादर अर्थ क्यों नहीं, मदर अर्थ क्यों रखा जाता है? हम प्रकृति जो कि इतनी खूबसूरत है,
प्रकृति से खूबसूरत तो कुछ है ही नहीं। तो जो प्रकृति इतनी खूबसूरत है, इतनी ग्रेसफुल है, उसे हमने एक फीमेल का दर्जा दिया है, और फीमेल में भी किसका दर्जा? माँ का दर्जा दिया है, जो उच्चतम स्थान है, राइट। तो मदर यानी फीमेल का दर्जा दिया है, तो इसके साथ फेमिनिन जेंडर जोड़ा गया है, या फीमेल वर्जन या स्त्रीलिंग जोड़ा गया है अर्थ के साथ, भूमि के साथ, ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है। तो मदर अर्थ या नेचर, तो यहाँ पर तो अर्थ है, तो अर्थ क्या है? ज़मीन है। तो उस अर्थ को नेचर या पृथ्वी, भूमि, या हम कहते हैं भारत, तो भारत को भी हम भारत माता कहते हैं, पिता नहीं कहते। भारत माता की हमारी जननी है और हम इसको बचाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि भारत माता कहना है, भारत पिता नहीं कहना? इस रूल के आधार पे कि जहाँ खूबसूरती और ग्रेस दिखाया जाता है तो वहाँ पर तो फेमिनिन जेंडर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ शौर्य ताकत दिखाई जाती है वहाँ पर मस्कुलिन या मेल जेंडर का इस्तेमाल करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। क्लियर है? आगे बढ़े, रूल नंबर 9 देखते हैं। The work of art, the title of books, etc., even if they sound plural, are always considered singular. देखिए, कोई भी किताब है, कोई मूवी है, कोई सीरियल है, सीरीज़ है, कुछ भी इस तरीके से है, ठीक है। कोई पीस ऑफ वर्क होता है ना, पीस ऑफ आर्ट होता है, उसका जो टाइटल होता है, वो टाइटल चाहे प्लूरल में लिखा हो, चाहे सिंगुलर में लिखा हो, वो टाइटल हमेशा सिंगुलर के हिसाब से ही ट्रीट करेंगे। कैसे? जैसे टाइटल देखिए, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। तो इल्यूजन्स क्या है? उसमें एस लग गया, प्लूरल है, लेकिन हमारा जो टाइटल तो एक ही है ना, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। द गेम ऑफ थ्रोन्स, सिंहासनों का खेल। तो थ्रोन्स यानी प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहाँ आर लगना चाहिए, लेकिन थ्रोन्स के हिसाब से हम थोड़ी चल रहे हैं, हम तो इस पूरे टाइटल के हिसाब से चल रहे हैं, और टाइटल कितना है? एक है, तो एक के साथ तो इज ही लगेगा। इस तरीके के आपको और एग्जांपल्स देते हैं, जैसे एक बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़्यादा हिट मूवी है 3 इडियट्स। तो 3 इडियट्स कितने? 3 बेवकूफ़। तो 3 लोग हैं, बेवकूफ़ है, लेकिन टाइटल कितने हैं बेटा? एक ही है। 3 इडियट्स टाइटल एक है। सो 3 इडियट्स इज एन अमेजिंग मूवी या वॉज अ हिट मूवी, सिंगुलर ही इस्तेमाल होगा। अब यहाँ आपके लिए छोटा सा होमवर्क ये है कि इस तरीके के सिर्फ फिल्म के ही नहीं, किसी किताब के, सीरियल या सीरीज़ के भी जो टाइटल है, जो दिखने में आपको प्लूरल लगे, वो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने कितना अच्छे से अपना होमवर्क किया है, राइट। और अब हम बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 10 की ओर। रूल नंबर 10 जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, ए एंड बी। तो पहले हम ए देख लेते हैं। फॉर स्मॉल क्रीचर्स, इंसेक्ट्स और वेरी यंग चिल्ड्रन, न्यूटर जेंडर इज यूज्ड। यानी जो बहुत ही छोटे छोटे इंसेक्ट्स, स्मॉल क्रीचर्स क्या हो गए? इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, कीट, उसे स्मॉल इंसेक्ट्स कहा जा रहा है, वो हो गए। या बहुत ही छोटे बच्चे जो होते हैं ना, बहुत ही छोटे, या नवजात शिशु कह सकते हैं, इतने छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके साथ हम हमेशा न्यूटर जेंडर इस्तेमाल करते हैं। न्यूटर जेंडर क्या होता है? वही कि हम उसको फीमेल या मेल के हिसाब से ट्रीट नहीं करेंगे। तो उनके साथ हम क्या इस्तेमाल कर देते हैं बेटा? द बेबी वॉन्ट्स फूड एवरी आवर, और इट स्टार्ट्स क्राइंग, और इट स्टार्ट्स क्राइंग। तो ये इट किसको दर्शा रहा है? बेबी को, बच्चा। बच्चा तो जीता जागता इंसान है। अब हमें तो पता तो होता ही है कि वो जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हमेशा हम न्यूटर जेंडर से संबोधित करते हैं। अब जो इट होता है ना बेटा, वो एक प्रोनाउन होता है। इसको डिटेल में तो हम प्रोनाउन के वीडियो में ही समझेंगे अच्छे से, लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि आपका ध्यान यहाँ पर इट पर ज़्यादा ना हो के बेबी पर ज़्यादा रखिए, बच्चा, इस पर ध्यान रखिए कि हमारा ये जो नाउन है उसको एक न्यूटर जेंडर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये बात साबित कैसे होती है? साबित ऐसे होती है कि जब हमने इसका प्रोनाउन इस्तेमाल किया तो इट किया, शी या ही नहीं किया, ठीक है। कि जब बच्चे को द बेबी वॉन्ट्स फूड, बच्चे को हर घंटे भूख लगती है, तो जैसे ही बच्चे को अगर हर घंटे भूख लगती है और उसको खाना ना दिया जाए उस 1 घंटे में, तो वो रोना शुरू कर देता है या कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंग्लिश में इसको न्यूट्रल जेंडर, यानी इसको लड़का या लड़की के हिसाब से नहीं, बच्चे को बच्चे के हिसाब से ही देखते हैं। लड़का है या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता। आई कुड सी द बटरफ्लाई,
स्मॉल क्रीचर, आई कुड सी अ बटरफ्लाई मूविंग इट्स विंग्स। अब बटरफ्लाई तो नाउन है, हमें पता है, लेकिन इसको हमने न्यूटर जेंडर की तरह हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम यहाँ पर इट्स देखेंगे, जब ये प्रोनाउन देखेंगे तो आपका ध्यान ज़्यादा किस पर होना चाहिए? बटरफ्लाई पे, कि बटरफ्लाई या स्मॉल क्रीचर या इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े ये क्या होते हैं, इन्हें न्यूटर जेंडर की तरह ट्रीट किया जाता है। और वो न्यूटर जेंडर वो साबित कैसे होता है? वहाँ पर इट या इट्स आ जाता है। राइट स्टूडेंट्स, चलिए हम अब बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 10 के सेकेंड पोर्शन यानी बी पार्ट की तरफ। कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड एज न्यूटर जेंडर। पूरा 10th रूल जो है न्यूटर जेंडर के लिए बताने के लिए है, और इस बार कलेक्टिव नाउन्स की बात आ रही है कि वो न्यूटर जेंडर की तरह इस्तेमाल होते हैं इवन इफ दे आर यूज टू रिफर लिविंग बींग्स। मतलब लिविंग बींग्स, जीव जंतु, जीते जागते को दर्शाने के लिए भी अगर हम कई बार इस्तेमाल अगर करते हैं कलेक्टिव नाउन्स को, तो न्यूटर जेंडर की तरह इस्तेमाल उनका होता है। कैसे? द टीम गेव इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस। अब मान लीजिए इंडियन क्रिकेट टीम है या इंडियन हॉकी टीम है, तो मतलब किसकी टीम हुई? प्लेयर्स की, लोगों की टीम हुई, जीते जागते इंसान ही है, उनकी टीम है। राइट? टीम गेव इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस। अभी जो टीम है ये झुंड किसका है? इंसानों का ही तो है, लेकिन टीम किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है? एक न्यूटर जेंडर की तरह। मतलब टीम एक न्यूटर जेंडर की तरह इस्तेमाल होगी। और हमें कैसे पता चल रहा है न्यूटर जेंडर? क्योंकि हमने इट्स यहाँ पर लगाया है कि टीम ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। राइट? सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिया है हमारी टीम ने। आगे देखिए, द आर्मी। आर्मी अगेन क्या होता है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ही तो दर्शाती है ना आर्मी। और क्या होता है आर्मी? सो द आर्मी इज एट इट्स बेस्ट टू प्रोटेक्ट द कंट्री। मतलब अपने बेस्ट पर है अपने देश को बचाने के लिए। आर्मी अपने बेस्ट बलबूते पर है इस समय। तो यानी आर्मी यानी कलेक्टिव नाउन जो हो गया, कलेक्टिव नाउन जो हो गया उसे किस हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है? न्यूटर जेंडर की तरीके से उसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब न्यूटर जेंडर की तरह ट्रीटमेंट उसका सिर्फ कब हो सकता है? जब उसे एक प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिमिलर रूल जब हम प्रोनाउन में जाकर समझे, प्रोनाउंस को समझेंगे, तो वहाँ पर भी सिमिलर रूल समझेंगे, लेकिन वहाँ पर हमारा ध्यान इट और इट्स पे रहेगा। यहाँ हमारा ध्यान है इन नाउन्स के ऊपर कि आर्मी, टीम, ये सब भी जो हैं भले ही लिविंग बींग्स का ग्रुप ही क्यों ना दर्शा रहे हो, उन्हें न्यूटर जेंडर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया है? तो स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आ गए हैं हमारी एक्सरसाइज पे, जहाँ हम क्या देखेंगे? एक्सरसाइजेज ऑफ आवर नाउन। अब यहाँ पर हमने नाउन तो समझ ही लिया है, कितने टाइप के नाउन्स हैं वो सब भी समझ लिया है। हल्का सा उसमें जो डिफरेंस होता है, जैसे कुछ नाउन्स होते हैं जो बहुत ही सिमिलर से लगते हैं, उनमें डिफरेंसेस भी आपको कुछ मैं एक्सरसाइजेज जो लेकर आई हूँ वो आप डिफरेंस भी समझ जाएंगे, और आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि दोनों जो दो अलग अलग नाउन्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले नाउन्स होते हैं ना, वो एक होते हैं कॉन्क्रीट और मटेरियल नाउन्स। उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो हम इन एक्सरसाइजेज में कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जहाँ पर हम समझ जाएंगे कि अच्छा उनमें डिफरेंस होता क्या है। राइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 6 नाउन्स के नाम लिखे हैं जो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन हमारा है। इसके अलावा कॉन्क्रीट, मटीरियल, कंपाउंड एंड कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट, ये जो जितने नाउन्स हैं वही लिखे हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स वाला यानी जो टाइप्स ऑफ नाउन्स, जो मेरा पहला पार्ट 1 जो वीडियो है वो अगर आपने अच्छे से देखा समझा है, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल समझाते समय मैंने आपको बताया था कि वो कहीं ना कहीं इन्हीं सभी जो ये जो नाउन्स होते हैं उन्हीं का ही समावेश होता है कि इनमें से कुछ नाउन्स जो है जिन्हें काउंट किया जा सकता है और कुछ को है जो काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनका भी आगे डिवीजन सब डिवीजन है कि कुछ काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स हैं, काउंटेबल प्लूरल नाउन्स हैं, यू नो इस तरीके से काउंट नाउन्स हैं। तो वो नाउन्स जो हैं हम इन्हीं के साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ उनके समझते चले जाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि वो अलग से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ फ्रीडम की बात कर रही हूँ तो फ्रीडम यहाँ कौन सा नाउन है वो तो हम देख ही लेंगे। इसके अलावा ये जानेंगे कि फ्रीडम काउंटेबल वाली कैटेगरी में आता है या अनकाउंटेबल वाली कैटेगरी में आता है। समझ गए? तो एक तरीके से दो कैटेगरीज हैं जिनमें इन नाउन्स
जो ये नाउन्स हैं वो फॉल करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। और जो सबसे पहले ये बेटा कोट्स लिए हैं मैंने, ये जो सारी जो एक्सरसाइजेज हैं ये कोट हैं। तो जैसे वर्जीनिया वुल्फ का कोट है जो बहुत ही अपने समय की वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स रही हैं, और उन्होंने बहुत ही शानदार ये एक फेमिनिस्ट रही हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया इनकी राइटिंग स्किल्स थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने क्या कोट एक लिखा है, टू इन्जॉय फ्रीडम वी हैव टू कंट्रोल आवरसेल्व्स, यानी हम आज़ादी को सिर्फ तभी इंजॉय कर सकते हैं जब हम हमारे ऊपर थोड़ा काबू रखें, ठीक है, वरना वो फ्रीडम नहीं होती, वो तो फिर बाद में एकदम मतलब थोड़े से रूल्स और रेगुलेशंस नियम कायदे होने चाहिए, तभी चीज़ों पे कंट्रोल रहता है और हमारा होल्ड बना रहता है। अदरवाइज़ चीज़ें अगर नियमों के अनुसार नहीं चलेंगी तो ख़राब हो सकती हैं। राइट, अब यहाँ पर जो नाउन है वो है फ्रीडम। अब फ्रीडम ये किस प्रकार का नाउन है? फ्रीडम की क्या कोई शेप होती है? क्या फ्रीडम को छुआ जा सकता है? फ्रीडम सिर्फ एक्सपीरियंस की जा सकती है, इंजॉय की जा सकती है, खुश हो सकते हैं उससे, लेकिन क्या तोली जा सकती है? नहीं। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी एज सच फ्रीडम की कोई शेप नहीं होती, ये शेपलेस है, ये फॉर्मलेस है, कोई शेप नहीं हो सकती, छुआ नहीं जा सकता। तो एक तो ये हमें क्लियर हो गया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये है। उसके अलावा अगर काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात करें तो फिर से वही बात आता है, क्या क्या गिना जा सकता है फ्रीडम को, कि एक फ्रीडम है तुम्हारे पास, 2 फ्रीडम है, 3 फ्रीडम है, क्या ये तोला जा सकता है? नहीं। इसीलिए ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। फ्रीडम एक अनकाउंटेबल नाउन है। स्टूडेंट्स, आप भी मेरे साथ साथ, ये आपकी भी एक एक्सरसाइज होगी, आप भी मेरे साथ साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलिए, जो भी नाउन्स आ रहे हैं क्या वो काउंटेबल है या वो अनकाउंटेबल है। राइट, मैं यहाँ पर आपको बताते हुए चल रही हूँ कि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे गिना नहीं जा सकता। राइट, बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर पॉइंट नंबर 2 पे। वाटर इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल नेचर। अब यहाँ हमारा नाउन है वाटर। अब ये वाटर पहले तो बताइए गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते? बेटा ये तो बहुत ईजी है, हम 1 लीटर बॉटल पानी की जो है वो गिन सकते हैं कि 1 बॉटल है, 2 बॉटल या ग्लासेस हैं अगर जिसमें पानी भरा है तो वो गिन सकते हैं। लेकिन पानी को अपने आप में गिन सकते हैं कि 1 पानी 2 पानी? नहीं गिन सकते हैं। इसीलिए वाटर भी क्या हुआ, एक अनकाउंटेबल नाउन्स। आई होप आपने भी अपने कमेंट सेक्शन में जो है अनकाउंटेबल नाउन ही लिखा होगा। अब इसके अलावा इन कैटेगरीज में से किस में फॉल होता है? वेल, ये एक नहीं, ये 2 नाउन की कैटेगरी में फॉल होता है। कौन कौन से? देखिए, कॉन्क्रीट एंड मटेरियल नाउन, यानी वाटर हमारा जो है वो एक कॉन्क्रीट नाउन भी है और वो एक मटेरियल नाउन भी है। किस तरीके से? कॉन्क्रीट भी मैंने आपको बताया था कि जिसे सेंस किया जा सकता है, और मटेरियल क्या था? जो पदार्थ जो होता है कि हम उसे जो जिस पदार्थ से कुछ बना हुआ हो। तो यहाँ पर आप कुछ नाउन्स तो याद ही कर लीजिए, जैसे वाटर, सैंड, एयर, ये सारे नाउन्स जो होते हैं वो मटेरियल नाउन्स होते हैं। इसके अलावा जैसे गोल्ड, सिल्वर, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये सब क्या होते हैं? ये सब मटेरियल नाउन्स ही होते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन मैम, क्या मटेरियल और कॉन्क्रीट नाउन में कोई डिफरेंस नहीं होता? डिफरेंस होता है बेटा, लेकिन वो हम कब देखेंगे? हमारे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें देखेंगे। उसमें भी एक सिमिलैरिटी भी देखेंगे और उसके बाद, उस सिमिलैरिटी को समझने के बाद एक डिससिमिलैरिटी भी देखेंगे। राइट, आई होप आपको ये जो सेकेंड पॉइंट है वो अभी तक अच्छे से क्लियर है। राइट, अब देखते हैं थर्ड है, ऑलवेज मेक द ऑडियंस डैश सफ़र एज मच एज पॉसिबल। अब यहाँ पर ऑडियंस हमारा नाउन है, ये तो हमें पता चल गया। अब ये ऑडियंस किस तरीके का नाउन है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल है? ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन है बेटा, ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव सिंगुलर नाउन है, तो यानी ये काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल नाउन है ये, ठीक है, काउंटेबल है। और कैसे ऑडियंस क्या दर्शाती है? ऑडियंस लोगों को ही दिखाती है ना, जो व्यूअर्स हैं, जो देखने हैं। जैसे मान लीजिए थिएटर है, उस थिएटर में कुछ लोग प्ले देखने, नाटक देखने के लिए आए हैं, तो वो जो लोग हैं, लोग तो बहुत सारे हैं, हो सकता है हम उन्हें गिन नहीं सकते हैं, लेकिन उन पूरे लोगों का जो जमावड़ा है और वो जो ग्रुप है, क्या है? जो ग्रुप है वो तो गिन सकते हैं ना, और ग्रुप कितने हैं? एक ही है।
तो यहाँ पर हमारे ये जो ग्रुप है वो किसका है, व्यूअर्स का, ऑडियंस का। तो ऑडियंस का ग्रुप है और कितने ग्रुप है, एक ही ग्रुप है बेटा, इसलिए क्या काउंटेबल हो सकता है, जी हाँ। ये काउंटेबल प्लूरल मतलब ऑडियंस का काउंटेबल प्लूरल नाउन भी हो सकता है, कैसे, ऑडियंसेस, ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ऑडियंसेस अगर होता तो भी काउंट किया जा सकता, क्यों, क्योंकि अलग अलग ग्रुप की बात कर रहे हैं कि ये मेरी ऑडियंस है, ये तुम्हारी ऑडियंस है, ठीक है, कि ये ग्रुप ऑफ पीपल मुझे ज़्यादा पसंद करता है तो ये मेरी ऑडियंस मान लीजिए, है ना, ये मेरी ऑडियंस है, और ये ग्रुप ऑफ पीपल तुम्हें पसंद करता है, ये तुम्हारी ऑडियंस है स्पेशली। तो मुझे मतलब मैं एक डायरेक्टर हूँ, मेरा एक प्ले बन रहा है तो मेरा प्ले देखने के लिए आए, जैसे आपके भी फेवरेट एक्टर्स होते होंगे ना, तो आपके फेवरेट एक्टर्स की जब मूवी लग रही होती है, भले ही वो कैसी भी हो, अच्छी हो, नहीं हो, फ्लॉप हो, हिट हो, डजेंट मैटर, आप अपने पसंदीदा एक्टर की वजह से वो मूवी देखने के लिए चले जाते हैं, तो वो एक फैन बेस हो गया, तो ये उस एक्टर की ऑडियंस हो गए, आप उस एक्टर के ऑडियंस हो गए, तो ऑडियंसेस हो जाता है, राइट। समझ में आया स्टूडेंट्स, तो ये कलेक्टिव नाउन है और ऑडियंस बिल्कुल काउंटेबल है, क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज बीइंग डीपली लव्ड बाय समवन गिव्स यू स्ट्रेंथ, व्हाइल लविंग समवन डीपली गिव्स यू करेज। ये जो करेज है, यहाँ पर हम करेज की बात कर रहे हैं, करेज क्या है, फिर से वही बात, क्या गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता है, और इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई शेपलेस है, ठीक है। अब यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि कई जगह करेजेस का एक प्लूरल फॉर्म भी इस्तेमाल होता है जिसे कहा जाता है करेजेस, ऑफ कोर्स प्लूरल है, एस लग गया, करेजेस, राइट। लेकिन ये यूसेज जो है ये एग्जिस्ट करता है बिल्कुल, और इसीलिए इसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल में अक्सर एक कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन हम आज के समय में करेज को एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही मानकर चलते हैं कि, और करेज को एक अनकाउंटेबल नाउन की, जैसे हम फ्रीडम को ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही हम करेज को ट्रीट कर रहे हैं। तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है बेटा करेज, क्योंकि इसे तोला नहीं जा सकता, तो हम आज के दिन इसको इसी तरह मानकर चलते हैं, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट मी और यू, मतलब इसका यूसेज जो है आज के समय में इसी तरीके से होता है, राइट स्टूडेंट्स, ये क्लियर है, क्या हम आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट है The drops of rain make a hole in the stone not by violence but by of falling. अब इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए, the drops of rain make a hole in the stone. Stone क्या है, क्या एक पदार्थ है, बिल्कुल है, और क्या इसका एक फिजिकल फॉर्म है, क्या हम इसको छू सकते हैं एज सच, जी हाँ बिल्कुल छू सकते हैं, और इसीलिए ये कॉन्क्रीट और मटेरियल दोनों है। तो जैसे पिछली जो एक्सरसाइजेज, पिछले स्लाइड में जो एक्सरसाइजेज मैंने आपको करवाई और मैंने आपको बताया किस तरीके से जो मटेरियल नाउन मतलब किस तरीके से इसका सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी देखेंगे, हम अभी इसी तरीके से देखते हैं। देखिए, मटेरियल नाउन हम यहाँ एम से संबोधित करते हैं, और जो कॉन्क्रीट नाउन है हम यहाँ सी से उसे संबोधित करते हैं। इनमें एक समानता क्या है कि भाई फिजिकल अपीयरेंस एक ये होता है, इन दोनों में आप सेंसेस के थ्रू इसको समझ सकते हो, राइट, बिल्कुल है। एक जो डिफरेंस होता है आप वो समझिए, डिफरेंस क्या होता है बेटा, जो मटेरियल नाउन होता है उसकी दो क्वालिटीज़ एक होती हैं। एक क्वालिटी ये होती है कि ये वाले जो नाउन्स होते हैं वो किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिल सकते हैं, यानी क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाटर आया था पिछले एग्जाम्पल में, वाटर, और मैंने आपको और एग्जाम्पल्स भी दिए थे, क्या, सैंड का एक एग्जाम्पल दिया था, तो सैंड और वाटर को अक्सर मिला दिया जाता है, यस बिल्कुल मिला दिया जाता है। यहाँ मटेरियल की बात कर रहे हैं, सीमेंट भी होता है, इजंट इट, तो क्या वाटर और सीमेंट को मिला दिया जाता है, सीमेंट और वाटर तो मिल जाते हैं ना, और सीमेंट भी क्या है, हाँ, होने दोनों मटेरियल चाहिए, होने दोनों मटेरियल ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वाटर ले लिया और प्लस लंदन कर लिया, नहीं, भगवान ना करे कि ये कभी मिले ही इस तरह से है ना, इस तरीके से नहीं, दोनों मटेरियल होने चाहिए बेटा, ठीक है। तो वाटर और सीमेंट मेरा तो एक तो ये होता है कि दोनों मिल सकते हैं, एक चीज़ दोनों का मिक्सचर हो। अब दूसरा क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर स्टोन की बात करी है,
स्टोन एज सच हार्ड होता है, एज सच जैसे पानी और सीमेंट ये जो घुल जाते हैं एक दूसरे मिक्स हो जाते हैं, उस तरह से मिक्स नहीं हो सकता, लेकिन इसको दूसरी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्टोन से कुछ चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है, स्टोन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो कंस्ट्रक्शन में जिसका काम हो, तो ये एक हो गया। और दूसरा कि इससे कुछ चीज़ें जो बन सके, आ रहा है समझ में, कि जिससे आप बना सकें कोई चीज़ें, चाहे लेट्स से बिल्डिंग, यहाँ पर एक बार मैं बिल्डिंग लिख देती हूँ, बिल्डिंग, तो यहाँ कंस्ट्रक्ट कर सकें कोई चीज़, नई चीज़ जब हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उस हिसाब से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हम कॉन्क्रीट, क्या आपको यहाँ मटेरियल नाउन अच्छे से समझ में आ गया कि एक तो है कि जहाँ मिक्स कर सकें और दूसरा है कि जिससे जो मटेरियल नाउन है उसका इस्तेमाल करके हम उसे यूज़ कर सकें। जैसे गोल्ड जो होता है ना, तो गोल्ड भी अपने आप में ज्वेलरी के फॉर्म में थोड़ी होता है ना, वो तो एक पिघलता हुआ एक पदार्थ है जिसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ मिला के, थोड़ी सी चांदी वगैरह ये सब मिला के, और उसको इस फॉर्म के अंदर लाया जाता है कि उससे ज्वेलरी बन सके, थोड़ा वो हार्ड कर सके हम उसे, ताकि उसे ज्वेलरी बन सके। वरना जो प्योर गोल्ड होता है वो तो पिघलता हुआ होता है ना, उससे तो आप कुछ नहीं बना सकते हैं ना, सही है। इसीलिए गोल्ड भी एक मटेरियल हो गया, ये क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं कंक्रीट पे। अब जैसे यहाँ पर मैंने कहा बुक, जैसे मैंने यहाँ पर कहा बुक, क्या बुक एक कंक्रीट नाउन हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बुक की एक शेप है। क्या बुक की कोई शेप है? जी हाँ, बुक की एक शेप है, और हम ये जो शेप है ना, इसको अच्छे से इसको छू सकते हैं, समझ सकते हैं। सो इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर कि हम इसको देख सकते हैं। और जैसे वाटर है, वाटर का सिर्फ अपना शेप तो नहीं है, लेकिन फिजिकल सेंसेस से हम उसको फील कर सकते हैं ना बेटा। बट एट द सेम टाइम क्या बुक मटीरियल है? बुक अपने आप में मटीरियल नहीं है। पेपर मटीरियल हो सकता है कि पेपर से किताब बन गई, लेकिन किताब अपने आप में मटीरियल है नहीं। ईंट पत्थर ये मटेरियल है और इनसे बिल्डिंग बन जाती है, लेकिन क्या बिल्डिंग अपने आप में मटेरियल है? जी नहीं, क्योंकि बिल्डिंग से कुछ नहीं बनता है। आई ये बात समझ में? तो बुक है तो, और वाटर है, वाटर से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। जैसे आइस, मान लीजिए कि वाटर को आइस ही बना ली, बर्फ ही बना लिया, राइट। तो इसीलिए, लेकिन क्या बुक से कुछ बन सकता है क्या? नहीं। बुक किस लिए यूज़ होती है? पढ़ने के लिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मटीरियल एंड कॉन्क्रीट नाउन्स। और ये जो नाउन्स, ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना बेटा, ये हम कब समझ सकते हैं? थ्रू एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें और बेहतरीन तरीके से, एग्जाम्पल्स या एक्सरसाइजेस हमें और बेहतरीन तरीके से ये समझ में आते हैं, राइट। क्लियर है? अब एक चीज़ की जगह और आ जाते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, वो डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है मेरे एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में, तो होपफुली वो आपको अच्छे से क्लियर है। इन केस अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं, राइट। अब क्या हम आगे बढ़ें? अब यहाँ काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात है, तो जी हाँ, स्टोन जो है वो एक काउंटेबल नाउन है, बिल्कुल। स्टोन तो गिना ही जा सकता है ना, क्योंकि उसकी एक फॉर्म है, मतलब एक एंड रिजल्ट जो है ना, तो एक फॉर्म है उसकी, तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ काउंटेबल नाउन, राइट। नेक्स्ट इज चर्चिल। चर्चिल क्या होता है? चर्चिल कोई चीज़ नहीं है बेटा, इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, एक इंसान का नाम है। तो इंसान का नाम आते ही बेटा कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। क्लियर है? So Churchill is best remembered for successfully leading Britain through World War II. अब यहाँ पर हम एक चीज़ और अच्छे से समझ लें कि हमारे जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना, उसको यूजुअली हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में डालना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उसको कंसिडर नहीं करते कि अच्छा ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं एक क्लास में, अगर मान लीजिए मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे, मेरा नाम अंकिता है, मान लीजिए 2 टीचर्स और हैं, तो यहाँ पर 3 अंकिताज हो गई, 3 अंकिता हो गई हैं, तो उस हिसाब से तो काउंट किया जा सकता है। बट एज सच मैं अपने आप में काउंटेबल हूँ, नहीं काउंटेबल हूँ? तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के जो रूल्स हैं ना, वो यूजुअली प्रॉपर नाउन्स पे इतना अप्लाई नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला एक्सरसाइज का टॉप पॉइंट है वो है व्हेन बर्ड्स फ्लाई टुगेदर दे फॉर्म ब्यूटिफुल फ्लॉक्स। मतलब फ्लॉक्स क्या होता है? झुंड।
और झुंड क्या होता है? ग्रुप। और ग्रुप की बात आते ही कलेक्टिव नाउन आ जाता है, राइट? और कलेक्टिव नाउन में अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये कौन सा कलेक्टिव नाउन है बेटा? ये काउंटेबल है और काउंटेबल प्लूरल है। काउंटेबल प्लूरल है। फ्लॉक्स गिने मतलब झुंड गिने जा सकते हैं, अलग अलग झुंड जो है वो गिने जा सकते हैं, हाँ। और चूंकि बहुत सारे झुंड हैं, मल्टीपल झुंड हैं, ऐसे पता चल गया है हमें, इसीलिए काउंटेबल प्लूरल नाउन है। ऑल राइट, समझ में आ गया? तो हम काउंटेबल प्लूरल, काउंटेबल सिंगुलर, इस तरीके के भी साथ साथ समझते चले जा रहे हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट आ गया, I am traveling to London for the first time. Again, it's a name of a place. और ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन समझना शायद सबसे आसान नाउन्स में से एक होगा, इसको समझना, राइट? तो ये हो गया हमारा क्या बेटा? प्रॉपर नाउन, राइट? फिर से प्रॉपर है तो वही काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात जो मैंने कही थी, इसमें भी वही फॉल होता है कि लंदन क्योंकि किसी का नाम है सच, तो हम उसको काउंटेबल अनकाउंटेबल की कैटेगरी से शामिल करना अवॉइड ही करते हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट कम्स, इट इज़ नॉट अ लैक ऑफ लव बट अ लैक ऑफ फ्रेंडशिप दैट मेक्स अनहैप्पी मैरिजेस। यहाँ पे जो नाउन है वो कौन सा है? फ्रेंडशिप है। और फ्रेंडशिप जो है वो क्या काउंट कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस हो सकती है। क्या इसका कोई शेप है, कोई फॉर्म है, कोई डिज़ाइन है फ्रेंडशिप की? नहीं। फ्रेंडशिप एक ऐसा भाव है जो निभाया जाता है, एक ऐसा रिश्ता है जो निभाया जाता है, और ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑल राइट बेटा, आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर है, और काउंट भी नहीं हो सकती, सो इट्स नॉट अ काउंटेबल नाउन, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, यानी फ्रेंडशिप जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। मेरे ख्याल से आपको ये सभी नाउन जो हैं, चाहे कोई भी फॉर्म हो, अच्छे से क्लियरली समझ में आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आ गए हैं हम 10th पॉइंट पे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉलरेंस लाइज विद दोज हु हैव द वाइडर विजन। तो क्या यहाँ पर ये क्या हुआ? टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तो टॉलरेंस एब्स्ट्रैक्ट, कोई शेप डिज़ाइन कुछ नहीं, इसको सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, इमोशंस, फीलिंग्स सिर्फ महसूस किया जा सकता है, दैट इज़ इट। ठीक है, द फायर फाइटर पुट आउट द फायर। बेटा फायर फाइटर क्या होता है? जो फायर ब्रिगेड में जो मेंबर्स होते हैं जो आग बुझाने के लिए आते हैं, दैट पर्सन इज़ नोन एज फायर फाइटर। ठीक है, तो ये फायर फाइटर एक व्यक्ति हुआ बेसिकली। तो कौन सा नाउन हुआ? ये एक कंपाउंड नाउन है। क्यों? फायर भी है, फाइटर भी है, दो अलग अलग नाउन हैं और जुड़ रहे हैं, तो जो अलग अलग नाउन है और जुड़ जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। एक चीज़ और समझ लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपाउंड नाउन हाइफन से जुड़े या स्पेस बार होना ही चाहिए, ऐसा कुछ रूल नहीं है। कि जैसे अगर मैं फायर फाइटर को, जैसे एक तो इस तरीके से लिखा है एक शब्द की तरह, अगर मैं इसको इस तरह लिखती तो भी ठीक था, वैसे लिखा इसी तरह जाता है, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाइफन लगाना पड़ेगा ही, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फायर फाइटर ऐसे ही लिखा जाता है, हाइफन लगाना ज़रूरी नहीं है। दूसरा, फायर फाइटर इस तरीके से भी लिखना कि भाई स्पेस ही लगाना पड़ेगा, तो इस तरीके का कंपाउंड नाउन में कोई रूल नहीं होता कि आपको स्पेस लगाना ही पड़ेगा या हाइफन लगाना ही पड़ेगा या एक ही शब्द के हिसाब से उसे लिखना पड़ेगा। जी नहीं, ये तीनों ही तरीके हर कंपाउंड नाउन के लिए बिल्कुल ठीक है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी होती है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट हम हाइफन लगाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ साउथ अफ्रीकन, एशियन, इस तरीके से जब बात करूँ तो हाँ, कुछ जगह हाइफन अपने आप में लगता ही है, वहाँ ज़रूर लगाएं, अदरवाइज़ नॉट साउथ अफ्रीकन, मुझे अफ्रीकन एशियन कहना चाहिए बेसिकली। अफ्रीकन एशियन अगर मैं कहूँ तो हाँ, कई बार लगता है ना। तो इस ऐसी चीज़ों का बस ध्यान रखिए कि जहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आता है तब तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा कोई रूल नहीं है। ऑल राइट बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। द आइसक्रीम वॉज डिलिशियस। कंपाउंड नाउन है, ईजी, एकदम कंपाउंड नाउन आ गया, आइस एंड क्रीम। ठीक है, अब यहाँ फायर फाइटर को गिना जा सकता है क्या? बिल्कुल गिना जा सकता है, इसलिए ये एक काउंटेबल नाउन है। जहाँ तक आइसक्रीम की बात है
तो हमारे दिमाग में जब हम आइसक्रीम सोचते हैं तो हमारे पास क्या आइडेंटिटी है उसकी, वही आइसक्रीम तो हम जानते ही है ना। तो एक आइसक्रीम देना भैया, 2 आइसक्रीम दे देना भैया, हम इसी तरह से संबोधित करते हैं आइसक्रीम को, है ना। लेकिन इसी हिसाब से अगर संबोधित करें तो हमें ये लगता है कि आइसक्रीम एक काउंटेबल नाउन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइसक्रीम एक अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आइसक्रीम जो बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोन है, ये मान लीजिए कोन है, मान रहे हैं ना कि कोन है ये, और इसके ऊपर ये बढ़िया सी आइसक्रीम, इसको सॉफ्टी भी तो कहते हैं, और ये देखिए चेरी भी बना देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर आइसक्रीम तो बेसिकली ये जो इसका ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, बेसिकली आइसक्रीम तो वही होती है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है? कोन। तो यहाँ पर अगर इस फॉर्म में कि भाई कोन में है या कोन में है, या मान लीजिए कप में है आइसक्रीम, कप में भी तो मिलती है ना, ये लो ये चम्मच लगा देते हैं, कप में मिल रही है, या इसी तरीके से, या कटोरी में मिल रही है, कैसे भी ऐसे किसी में मिल रही है, तो उसको तो गिना जा सकता है। सेम वही पानी वाली बात कि पानी अपने आप में नहीं गिना जा सकता, उसी तरीके से ये आइसक्रीम अपने आप में नहीं गिनी जा सकती। लेकिन जैसे पानी बॉटल में आ जाता है तो उन बॉटलों को गिना जाता है, उसी तरीके से आइसक्रीम के मामले में अगर आइसक्रीम कोन में है तो इस कोन को गिना जा सकता है, अगर कप में है तो कप को गिना जा सकता है, या आइसक्रीम टब्स भी होते हैं तो वो आइसक्रीम टब तो गिने जा सकते हैं, या कितने लीटर या कितनी आपने आइसक्रीम ली वो आप उसको गिन सकते हैं अपने आप में। लेकिन आइसक्रीम काउंटेबल नहीं है, तो आइसक्रीम अपने आप में अनकाउंटेबल होती है। यहाँ पर अगर कोन या स्कूप्स में भी गिनी जाती है बेटा, स्कूप्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जब कोन खाते हैं या कप में भी लेते हैं तो आपसे बिल्कुल पूछा जाता है कि कितने स्कूप, सिंगल स्कूप या डबल स्कूप, राइट। तो सिंगल स्कूप है तो वो स्कूप समझ, वो स्कूप का मतलब होता है वो जो एक चम्मच की तरह होता है ना, गोल सी चम्मच, वो निकाल के आपको एकदम राउंड शेप में आपको आइसक्रीम निकाल के दे, दैट इज अ स्कूप एक्चुअली। तो जो स्कूप है वो काउंट किया जा सकता है, लेकिन यूं आइसक्रीम को काउंट करना संभव है ही नहीं, जैसे पानी को काउंट करना संभव नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हमारी जो आइसक्रीम होती है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर है? क्या हम आगे वाले टॉपिक पर बढ़े अब? चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है शी गॉट अ न्यू हेयर कट। अब हेयर कट क्या है कि भाई हेयर कट लिया है और उसने नया हेयर कट अभी लिया है, तो वो काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? वेल, ये एक काउंटेबल नाउन है। सबसे पहले तो हम यही जान लें कि ये एक काउंटेबल नाउन है। कैसे? बेसिकली काउंटेबल नाउन को समझने का एक और अच्छा तरीका ये है कि एंड प्रोडक्ट देख लो, तो जो हेयर तो नहीं गिने जा सकते, यू कैन नॉट काउंट हेयर 1 2 3, हेयर स्टाइल्स तो लेकिन गिनी जा सकती है। एक एंड रिजल्ट जो है कि हाँ हेयर स्टाइल, इसकी ये ऐसी हेयर स्टाइल है, इसका ऐसा, इसने फ्रेंच बन बनाया है, इसने ब्रेड बनाई है, फिश टेल बनाया है, यू कैन काउंट दैट। उसी तरह से हेयर कट भी काउंट किया जा सकता है, तो ये एक काउंटेबल नाउन है कि अच्छा उसने मीडियम लेंथ हेयर कट लिया है, या उसने स्टेप्स लिए हैं, लेयर्स लिए हैं, फेदर कट लिया है, क्या है जो भी है, ठीक है। तो वो उस तरीके से जो एंड रिजल्ट है ना वो एक प्रॉपर फिक्स रिजल्ट की तरह में मिल रहा है, इसलिए इसको काउंट किया जा सकता है, ठीक है। और कौन सा टाइप है? वेल, इट इज़ अगेन अ कंपाउंड नाउन। हेयर कट हो गया कंपाउंड नाउन, तो ये भी एक कंपाउंड नाउन है, राइट। नाउ 14th पॉइंट पर बढ़ते हैं। आई विल वॉक होम आफ्टर स्कूल। आई विल वॉक होम आफ्टर स्कूल मतलब स्कूल के बाद मैं घर पैदल चल के चली जाऊंगी। तो स्कूल यहाँ क्या हुआ? अगेन अ नाउन, बट विच काइंड ऑफ नाउन? वेल, क्या हमें स्कूल के लिए कोई नाम दिया गया है? क्या कौन सा स्कूल है ऐसा कुछ बताया गया है? जी नहीं। अगर नहीं बताया गया है तो क्या समझ में आ रहा है कि ये कौन सा नाउन है? एक कॉमन नाउन है। यहीं अगर इस स्कूल से पहले इट्स नेम ऑफ अ प्लेस, यस, एक जगह का ही नाम है ना। स्कूल कौन सी जगह होती है? जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं और टीचर्स पढ़ाने के लिए जाते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर स्कूल जो है वो एक जगह का नाम तो है, लेकिन वो स्कूल का नाम कुछ नहीं दिया गया है। तो अगर यहाँ मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्कूल का नाम हो जाता मैग्नेट ब्रेन्स स्कूल,
तो क्या ये एक प्रॉपर नाउन बन जाता? जी हाँ, ये एक बिल्कुल प्रॉपर नाउन बन जाता और स्कूल इसे बिल्कुल गिना जा सकता है, ये काउंटेबल नाउन भी है। राइट, क्लियर है? बढ़े हम हमारे आज के आखिरी एग्जाम्पल की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आखिरी एक्सरसाइज का जो पॉइंट है वो नॉट एग्जाम्पल, या यू कैन ट्रीट इट एज एग्जाम्पल ऑल्सो, लेकिन एक्सरसाइजेस भी हम कर रहे हैं। सो वी सॉ अ लायन एट द जू। अगेन जो जू है वो क्या है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ जू बेसिकली फिर से एक कॉमन नाउन है बेटा, लेकिन जू का कौन सा वाला है? अगेन प्लेस ही है, लेकिन क्या हमें इस जू का नाम मालूम है कौन सा वाला जू है? तो उसका नाम जब तक नहीं मालूम है तो प्रॉपर कैसे आएगा? तो ये एक कॉमन नाउन हो गया और काउंटेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको ये जो एक्सरसाइजेज ये जो करवाई हैं, 15 पॉइंट्स बताए हैं, ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस में जो मैंने अंडरलाइन किए थे उसके अलावा और कोई नाउन्स है ही नहीं। ऑफ कोर्स बिल्कुल है, ठीक है, और भी है, लेकिन आपको जितने भी मैंने नाउन्स अभी तक समझाए हैं, जितने भी मैंने अभी तक आपको रूल्स बताए हैं, उन्हें समझाने के हिसाब से मैंने हर एक शब्द को फोकस करके हाईलाइट करके फिर उसे समझाया है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर किसी सेंटेंस में दूसरा नाउन भी आ रहा है तो आप सोच रहे मैम ने इस नाउन के बारे में क्यों नहीं बताया। नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, वो एक्सरसाइज करवाने के लिए, समझाने के लिए, और डिफरेंस और सिमिलैरिटी ये सब बताने के हिसाब से उसे मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको ये एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व करवाई है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये रूल्स ऑफ नाउन और एक्सरसाइजेज वाला वीडियो होता है एंड, और मैं अब यहाँ आपको जल्दी से एक चीज़ बता देती हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक PDF मिलेगी, एक्सरसाइज की PDF होगी वो, ठीक है। उस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है अपने आप से। मैंने अच्छे से आपको पूरा समझा दिया है, खुद से उसे सॉल्व करें, ठीक है। सही है गलत है, क्योंकि उसके आंसर्स तो दिए हुए नहीं है, सही है गलत है जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और मैं जो अगला अपना लाइव सेशन लेकर आ रही हूँ, जो कि होगा थर्सडे को एट 5:30 PM, ठीक है। थर्सडे को होगा बेटा, शुड आई राइट इट हियर? यस, यहाँ पे THURS, थर्सडे को होगा एट 5:30 PM, और इसके अंदर मैं आपको वो सारी ये जो एक्सरसाइज आपको दी है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको आंसर करूँगी, उन सब वही एक्सरसाइज हम उस लाइव सेशन में लेकर जाएंगे, ठीक है। क्यों? ताकि आपको और अच्छे से ये जो सब हमने अभी पढ़ा, रूल्स पढ़े, उनका एप्लीकेशन और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं स्टूडेंट्स की, थर्सडे जो है उस थर्सडे के अलावा संडे को भी ये लाइव सेशंस होंगे। तो जैसे जैसे आपके टॉपिक कवर होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके लाइव सेशंस में उन टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज हम सॉल्व करते चले जाएंगे। राइट, क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? तो मेक श्योर ये आपका होमवर्क है कि आपको ये जो PDF दी गई है उसे आप थर्सडे तक अच्छे से सॉल्व कर लें, 5:30 बजे के पहले तक अच्छे से सॉल्व कर लें, ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें। दूसरा, ये वीडियो जो मैंने आपको समझाया है बहुत ही बेसिक और साधारण रूप में समझाया है, तो होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। फिर भी बेटा अगर डाउट रह गया है तो आप डेफिनेटली उन डाउट्स को कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और आप उन डाउट्स को इकट्ठा करके जो हम लाइव सेशन लेकर आएंगे, बिल्कुल प्लीज़ उन्हें ज़रूर से ज़रूर पूछिए, ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते हुए चले जाएं। क्योंकि जैसा मैंने फिर से बताया कि यही कि हम इसको बेसिक से समझ रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छे से और इजी वे में इसको अच्छे से इजी वे में इसको समझिए, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट हमें इसे नहीं करना है। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा, ताकि बाकी भी सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आपने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी सब आपके क्लियर होते चले जाए। राइट, और क्योंकि यहाँ मिल रहा है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल दीज टॉप कोर्सेज, यानी क्लास 7 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए ये सब की सब एजुकेशन जो है, ये सब कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है बेटा। और अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिए लिंक्स आपको दिए गए हैं कहाँ? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन लिंक्स पर क्लिक करते ही आपको ई नोट्स के बारे में और ई बुक्स के बारे में सब कुछ ईजीली पता चल जाएगा। इसके अलावा आप चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे
क्योंकि यहाँ पर आपको चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स तो मिल ही जाती हैं। और स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ बने रहिए, अपनी तैयारी मेरे साथ पक्की रखिए और अपना ध्यान रखना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी सीरीज़ के ग्रामर की ब्रांड न्यू सीरीज़ के अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। और लाइव सेशन अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिए, थर्सडे और संडे एट 5:30 PM। So students, take care and bye-bye.